नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ क्राइम आइडिया की इस नई वीडियो में। उम्मीद करूँगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक आदमी की एक ऐसे खुरापाती दिमाग की करतूत है जिसने अकेले एक ऐसी रॉबरी को अंजाम दिया जिसे सोच पाना शायद आम इंसान के लिए मुश्किल है। और दुर्भाग्य से वो रॉबरी अपने ही देश यानी भारत की है। शायद दोस्तों आपको ये पता हो कि लगभग सभी बैंक अपनी एटीएम मशीनों में कैश डालने की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, बल्कि वे इसकी जिम्मेदारी किसी निजी एजेंसी को दिए हुए होते हैं, जिनका अलग अलग इलाकों में अपना एक करेंसी चेस्ट होता है। यानी कि उन एजेंसियों द्वारा सबसे पहले बैंक से एक मोटा रकम निकालकर उनके करेंसी चेस्ट तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां से एक एक कैश वैन अलग अलग एटीएम बूथों तक पैसे डालने पहुंचती हैं। और इन्हीं में से एक कंपनी है SIS, यानी कि सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, जो पिछले कई सालों से बैंकों की एटीएम मशीनों में पैसे डालने का काम कर रही है। कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट दिल्ली से, यानी कि दिल्ली के वेस्ट में विकासपुरी नाम की एक जगह है जहां SIS की करेंसी चेस्ट मौजूद थी। और उस दिन की तारीख थी 26 नवंबर 2015 और दोपहर के यही कोई 2:30 बज रहे थे। SIS की 4 गाड़ियां पूरे 38 करोड़ रुपए के साथ वहां से रवाना हुई, जिन्हें अलग अलग एटीएम बूथों तक पहुंचाया जाना था। और उनमें से एक वैन थी DL1LK 9189, जिसमें अकेले पूरे 22.5 करोड़ रुपए रखे गए थे, और वो भी पूरे 9 संदूकों के अंदर, जिन्हें ओखला के एटीएम मशीनों में रखे जाने थे। इसलिए SIS की वह वैन दोपहर 2:30 बजे ओखला के लिए चल पड़ी। उस वैन को प्रदीप शुक्ला चला रहा था और सुरक्षा के लिए गनमैन विजय कुमार उसके साथ बैठा था। विकासपुरी से चलने के बाद वह वैन करीब 3:30 बजे श्रीनिवासपुरी की रेड लाइट पर पहुंची। वहां पहुंचने पर गनमैन विजय कुमार को लघु शंका महसूस हुई, इसलिए उसने गाड़ी को रुकवाया और लघु शंका करने की बात कहकर वैन से उतर गया। लेकिन लघु शंका के बाद जब वो वापस लौटा तो वहां से कैश वैन गायब था। विजय कुमार ने इधर उधर नजर दौड़ाई कि कहीं ड्राइवर ने रेड लाइट पार करके वैन आगे न खड़ी कर दी हो, लेकिन उसे कहीं भी वैन नहीं दिखी। और तब तक घड़ी के 3:45 बज चुके थे। विजय के पास वैन ड्राइवर प्रदीप शुक्ला का फ़ोन नंबर था, इसलिए उसने उसके पास फ़ोन किया और कई बार घंटी बजने के बाद आखिरकार प्रदीप ने उसका फ़ोन रिसीव किया और कहा कि रेड लाइट पर ट्रैफिक पुलिस ने वैन खड़ी नहीं होने दी, इसलिए वह इसी रोड पर थोड़ी दूर आगे खड़ा है। जिस तरफ प्रदीप शुक्ला ने वैन खड़ी होने की बात कही थी, विजय उसी ओर था, लेकिन उसे वैन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। विजय ने थोड़ा आगे बढ़कर भी देखा, लेकिन उस वैन का कोई अता पता नहीं था। जब विजय को वह वैन नहीं दिखा तो उसने फिर प्रदीप के नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका मोबाइल बंद था। विजय ने कई बार ड्राइवर को फ़ोन किया, लेकिन अब उसका फ़ोन बंद हो चुका था। विजय का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह वैन लेकर आखिर कहाँ चला गया। उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदीप वैन लेकर कंपनी के हेड ऑफिस चला गया हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझसे सवाल जवाब किया जाएगा। कंपनी के अधिकारी मुझसे ही पूछेंगे कि कैश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तो तुम कैश छोड़कर क्यों गए। ये सोचते हुए विजय ने एक बार फिर प्रदीप को फ़ोन किया, लेकिन इस बार भी उसका फ़ोन बंद था। विजय अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वह ऑफिस फ़ोन करके पूछना तो चाहता था कि ड्राइवर प्रदीप वहां तो नहीं चला गया, लेकिन डांट पड़ने की वजह से उसने ऑफिस में फ़ोन नहीं किया, बल्कि वह सीधे ओखला के ऑफिस पहुंच गया जहां कैश वैन को लेकर पहुंचना था। वहां पहुंचकर पहले उसने पार्किंग एरिया में कैश वैन को ढूंढा कि कहीं वह यहां पार्क तो नहीं हुई है, लेकिन वहां वह कैश वैन कहीं नहीं दिखी। जिसके बाद विजय ने वहां मौजूद कर्मचारियों से प्रदीप के बारे में पूछा, लेकिन उन लोगों ने बताया कि प्रदीप शुक्ला यहाँ नहीं आया है। ये जवाब सुनकर विजय के होश उड़ गए। उसे लगने लगा कि अब तो मेरी नौकरी जानी तय है, लेकिन यह ऐसी बात थी जिसे छिपाया भी तो नहीं जा सकता था। विजय डरता कांपता कंपनी के एरिया मैनेजर आनंद कुमार के पास जा पहुंचा, और जब उन्हें ड्राइवर प्रदीप शुक्ला के कैश वैन से गायब होने की बात बताई तो वे पूरी तरह से सन्न रह गए, क्योंकि ड्राइवर प्रदीप पूरे 22.5 करोड़ रुपए के साथ गायब था। उन्होंने तुरंत प्रदीप शुक्ला को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन उस समय भी बंद था। आनंद कुमार के दिमाग में तुरंत आया कि कहीं ड्राइवर वह रकम लेकर भाग तो नहीं गया, और अगर ऐसा हुआ तो यह कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी बदनामी वाली बात होगी। इसलिए उन्होंने गार्ड विजय कुमार से कहा कि अभी वह इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करे।
जिसके बाद मैनेजर आनंद कुमार ने इस घटना की जानकारी अपने सीनियर्स को बताई और जब ऊपर भी इसके बारे में पता चला तो वहाँ भी खलबली मच गई, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं थी बल्कि पूरे 22.5 करोड़ रुपए गायब हुए थे। क्योंकि जिस वैन के साथ प्रदीप शुक्ला लापता था उसमें जीपीएस लगा था, जिससे पता लगाया जा सकता था कि वैन इस समय कहाँ पर है। इसलिए उन्होंने उस समय पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी, बल्कि कंपनी के अधिकारी खुद ही अपने स्तर से वैन का पता लगाने लगे। जीपीएस के माध्यम से पता चला कि वह वैन दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी है। कंपनी के अधिकारियों की उम्मीद जागी और वे आनन फानन में गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के नज़दीक पहुंचे तो वहां उन्हें सर्विस लेन में DL1LK 9189 नंबर की वो वैन दिखी, जिसकी वे तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन जब वे उसके नज़दीक पहुंचे और उन्होंने जब वैन खोला तो उनके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि कैश से भरे सारे संदूक वैन से गायब थे। अब कंपनी के अधिकारियों को विश्वास हो गया कि जरूर ड्राइवर प्रदीप शुक्ला किसी दूसरे गाड़ी से उन संदूकों को लेकर भाग गया है। अब इस बात को छिपाया भी तो नहीं जा सकता था, पुलिस को सूचना देना जरूरी था। इसलिए शाम 5:45 बजे के करीब SIS के अधिकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर को फोन किया और कैश वैन के ड्राइवर द्वारा 22.5 करोड़ रुपए लेकर गायब होने की सूचना दे दी। और ये सूचना जैसे ही पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंची, सभी के होश उड़ गए, क्योंकि पिछले साल भी कमला नगर में कैश वैन से पूरे 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। और इसमें चिंता वाली बात इसलिए थी क्योंकि दिल्ली पुलिस इस केस का अभी तक खुलासा भी नहीं कर पाई थी और ऊपर से यह नया केस पुलिस को दुविधा में डाल दिया। खैर, जिस जगह यह घटना हुई थी वह इलाका दिल्ली के ओखला के अंतर्गत आता था और सूचना पाते ही ओखला के थाना प्रभारी नरेश सोलंकी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। कुछ समय बाद वहां के डीसीपी मनदीप सिंह रंधवा और एसपी जसवीर सिंह ने भी वहां दस्तक दे दी। वहीं दूसरी ओर यह खबर मिलते ही पुलिस ने दिल्ली से बाहर जाने वाली सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए और सभी वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। गोविंदपुरी पहुंचने के बाद पुलिस ने देखा कि कैश वैन वहीं खड़ी हुई है, जिसके बाद उन्होंने उस जगह का अच्छे से मुआयना किया। पुलिस ने उस जगह का भी मुआयना किया जहां कैश वैन का ड्राइवर गनमैन विजय कुमार को छोड़कर भाग गया था। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी बुलाई गई, जिनमें फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड भी शामिल थे और सभी टीमें अपनी अपनी स्तर से दोनों जगह की जांच कर रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस के गले यह बात नहीं उतर रही थी कि जब घटना 3:45 बजे घटी थी तो कंपनी के अधिकारियों ने 2 घंटे बाद पुलिस को क्यों सूचना दी। आखिर इतनी देर तक वे मामले को क्यों दबाए रहे। इस पर कंपनी के अधिकारी अपनी सफाई में यही कह रहे थे कि वे जीपीएस के माध्यम से पहले खुद ही ड्राइवर और वैन को तलाशने की कोशिश कर रहे थे और यही करने में उन्हें इतना समय लग गया। खैर, मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद थाना ओखला में ड्राइवर प्रदीप शुक्ला के खिलाफ 22.5 करोड़ रुपए लेकर गायब होने का मामला दर्ज कर लिया गया। दिल्ली पुलिस केस के खुलासे के लिए स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्पेशल स्टाफ के अलावा उन पुलिस अधिकारियों को शामिल की जो ड्यूटी पर काम पूरी ईमानदारी से करते थे और सभी टीमें अलग अलग तरीके से केस की जांच में जुट गई। वहीं पुलिस ने गनमैन विजय कुमार को भी हिरासत में ले लिया और उसके भी बयान लिए गए। इस वारदात के पीछे पुलिस को 3 एंगल नजर आ रहे थे। पहला यह कि कैश वैन का ड्राइवर प्रदीप शुक्ला इतनी बड़ी लूट को अकेला अंजाम नहीं दे सकता था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ही इस वारदात को अंजाम दिया होगा। दूसरा एंगल यह लग रहा था कि किसी प्रोफेशनल गिरोह ने रास्ते में प्रदीप पर काबू करके उसका अपहरण कर लिया होगा और रकम के साथ प्रदीप को अपनी गाड़ी में डालकर ले गए होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो वे प्रदीप की हत्या भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें तीसरा एंगल यह लग रहा था कि गनमैन विजय कुमार ने साजिश रचकर यह वारदात कराई होगी। गनमैन योजना के तहत लघुशंका के बहाने बाहर निकला होगा और उसके साथियों ने ड्राइवर का पीछा करके वारदात को अंजाम दिया होगा। ये तीनों पहलू घटना से काफ़ी रिलेट कर रही थी, इसलिए पुलिस ने इन तीनों पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी। विकासपुरी से कैश लेकर वैन जिस रूट से होते हुए श्रीनिवासपुरी की रेड लाइट तक पहुंची थी, पुलिस ने यह पता लगाया कि इस रास्ते में कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस यह जानना चाहती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बदमाश विकासपुरी से ही किसी गाड़ी से वैन का पीछा कर रहे थे। इसके अलावा गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई, क्योंकि कैश वैन लावारिस अवस्था में इसी मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी मिली थी। लेकिन तब तक की जांच में पुलिस को ऐसा कोई भी फुटेज नहीं मिला जिससे केस को आगे बढ़ाया जा सकता था। इसके अलावा पुलिस की एक टीम विकासपुरी के करेंसी चेस्ट पहुंची,
जहां से वैन कैश को लेकर निकली थी। और वहां से पता चला कि SIS की किसी भी वैन में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश नहीं रखे जाते। तब पुलिस को इस बात पर हैरानी हुई कि आखिर वैन में 22.5 करोड़ रुपए क्यों रखे गए थे। इसके अलावा वहां एक और खामी नज़र में आई, और वो यह थी कि प्रतिदिन हर एक कैश वैन में 2 गनमैन, एक ड्राइवर और एक कस्टोडियन सवार होता था। लेकिन उस दिन वैन में सिर्फ 2 लोग ही मौजूद थे। एक गनमैन और एक कस्टोडियन को क्यों नहीं भेजा गया, और वो भी तब जब कैश वैन रोज से ज़्यादा कैश लेकर जा रही थी। वहीं पुलिस को यह भी पता चला कि वैन में रकम रखने की जिम्मेदारी जिस सुरेश नाम के कस्टोडियन को दी गई थी, उस दिन 22.5 करोड़ रुपए उसने नहीं बल्कि किसी विक्रम नाम के कर्मचारी ने रखे थे। और तीनों खामियों को देखकर पुलिस को शक हुआ कि हो न हो लूटपाट की योजना में यहाँ के कर्मचारियों का भी हाथ हो सकता है। इसलिए पुलिस ने कर्मचारी विक्रम और कस्टोडियन सुरेश कुमार के साथ साथ अन्य कई कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। इसके अलावा इससे पहले भी दिल्ली में कैश लूट के जो मामले हुए थे, उनमें जिन बदमाशों के शामिल होने की बात सामने आई थी, पुलिस ने उन बदमाशों की भी तलाश शुरू कर दी। उनमें से पुलिस के हाथ जितने भी बदमाश लगे, उनसे भी सख्ती से पूछताछ की जाने लगी। वहीं प्रदीप शुक्ला नाम का जो ड्राइवर केस के साथ लापता था, पुलिस ने SIS कंपनी में उसका फोटो और उसकी डिटेल हासिल की, तो पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के जिला बलिया का रहने वाला था और उसने 10 सितंबर 2015 को यानी कि 3 महीने पहले ही इस कंपनी में ज्वाइनिंग की थी। और कंपनी में उसने साउथ दिल्ली के कोटला मुबारकपुर का पता लिखवाया था। पुलिस की एक टीम प्रदीप का पता पाते ही कोटला मुबारकपुर उसके पते पर पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि वह पहले कभी यहां पर रहता था। वही मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि अब वह ओखला के इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक हरकेश नगर में रहता है। फिर पुलिस हरकेश नगर का पता लेकर प्रदीप के घर पहुंच गई। वहां पर उसकी पत्नी शशिकला और उसके 3 बच्चे मौजूद थे, जो डिनर करने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने जब शशिकला से उसके पति के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपनी ड्यूटी पर गए हुए हैं और करीब 4 से 5 दिनों में सिर्फ एक बार ही वे घर पर आते हैं। पुलिस ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदीप घर में नोटों का बॉक्स रखकर कहीं फरार हो गया है और उसकी पत्नी झूठ बोल रही है। यह शंका दूर करने के लिए पुलिस ने उसके घर की एक एक कोने की तलाशी की, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला और पुलिस को वहां से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। अब तक की जांच में पुलिस की किसी भी टीम को ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला था जिससे प्रदीप के बारे में कोई जानकारी मिल सकती थी, और तब तक रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। फिर भी पुलिस की टीमें अपने अपने काम में लगी हुई थी। पुलिस ने प्रदीप का मोबाइल सर्विलांस पर लगा रखा था और इससे उसकी आखिरी लोकेशन अपराह्न 3:45 बजे श्रीनिवासपुरी की आ रही थी, और इससे यही लग रहा था कि वहां से कैश वैन सहित फरार होते समय उसने अपना फोन बंद कर दिया हो। इसके अलावा पुलिस ने उसके फोन की कॉल डिटेल भी निकलवाई, तो पता चला कि प्रदीप ने उसी दिन यानी 26 नवंबर को आखिरी बार किसी अजीत नाम के युवक को फोन किया था, और उसकी डिटेल निकालने पर पता चला कि वह भी हरकेश नगर में ही रहता है। जिसके बाद पुलिस अजीत के घर हरकेश नगर पहुंच गई, और जब पुलिस पहुंची तो वह घर पर ही मौजूद था। पुलिस ने उससे प्रदीप के बारे में पूछा तो उसने बताया कि प्रदीप से उसकी कोई खास बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, मैंने उसको करीब 4 से 5 बजे के बीच ओखला फेज 3 में देखा था। दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस केस में पहली बार पुलिस को कुछ ऐसा क्लू मिला था जिससे जांच की दिशा मिल गई। दिल्ली पुलिस ने अजीत के बताए अनुसार उसे लेकर ओखला फेज 3 पहुंच गई, जहां उसने प्रदीप को देखा था। उस एरिया में तमाम इंडस्ट्रीज मौजूद थी, इसलिए पुलिस को उसे ढूंढना आसान काम नहीं था। इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम ने इसकी जानकारी अपने सीनियर्स को दी, और ऊपर से निर्देश देने के बाद उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस की हर एक टीम एक एक फैक्ट्री में जाती और प्रदीप का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती। इसी क्रम में पुलिस तलाशी करते करते ओखला फेज 3 के एक ढाबे पर पहुंची। वह ढाबा देर रात तक खुला रहता था। पुलिस ने ढाबे वाले को प्रदीप का फोटो दिखाया तो वह उसे देखते ही पहचान गया, और उसने बताया कि यह आदमी करीब 9:30 बजे के बीच यहाँ ढाबे पर आया था। ढाबे वाले की बात सुनकर पुलिस को यकीन हो गया कि प्रदीप जिंदा है, क्योंकि पुलिस को डर था कि कहीं किडनैपर्स ने उसे मार न दिया हो। लेकिन कैश कहाँ है, यह बात प्रदीप के मिलने पर ही पता लग सकती थी, इसलिए उसे ढूंढना जरूरी था। पुलिस ने सोचा कि जब वह कुछ घंटे पहले यहीं था तो जरूर यहीं कहीं आसपास छिपा होगा।
जिसके बाद पुलिस पूरे उत्साह से एक एक फैक्ट्री में जाकर उसे खोजने लगी। खोजबीन करते करते पुलिस ढाबे से करीब 100 मीटर दूर एक फैक्ट्री के गेट पर पहुंची तो उसमें अंदर से ताला बंद था। गेट खटखटाने पर अंदर से करीब 60 से 70 साल की उम्र का एक आदमी आया। वह उस फैक्ट्री का चौकीदार था और उसका नाम राम स्वरूप था। पुलिस ने चौकीदार को ड्राइवर प्रदीप शुक्ला का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा और गोदाम की तलाशी लेने की बात कही। पुलिस को देखकर चौकीदार राम स्वरूप तो पहले डर गया। वह गेट की चाबी रखने की बात कहकर अंदर गया और कुछ देर बाद वापस लौटकर पुलिस को अंदर ले आया और उसने कमरे का दरवाजा खोला और कहा कि सर, आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वह यह रहा। उस समय रात के करीब 3 बज चुके थे। पुलिस कमरे में घुसी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां सचमुच ड्राइवर प्रदीप शुक्ला था और उसी कमरे में कैसे भरे हुए 9 संदूक भी रखे गए थे। और यह सब देखकर दिल्ली पुलिस की खुशी का ठिकाना नहीं था। पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार किया, जो पूरे 22.5 करोड़ रुपए के साथ वहां सोया हुआ था। और फिर उन बक्सों की भी जांच की गई तो उनमें से केवल एक बक्से की क्लिप हटी हुई थी और बाकी के 8 बक्से जैसे कि तैसे थे। पुलिस ने प्रदीप शुक्ला के अलावा चौकीदार राम स्वरूप को भी उसी समय हिरासत में ले लिया। राम स्वरूप लाख सफाई देता रहा कि इस घटना में उसका कोई हाथ नहीं है, पर पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। हाँ, पुलिस ने इतना भरोसा जरूर दिया कि अगर तुम निर्दोष पाए गए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तब तक करीब सुबह के 3:30 बज चुके थे और मात्र 12 घंटे के भीतर अपराधी दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में था। एसपी जसवीर सिंह ने डीएसपी और अन्य अधिकारियों को सूचना दे दी कि प्रदीप पकड़ा जा चुका है और सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी ओखला के उस गोदाम पहुंच गए, जिसके बाद सभी संदूकों को पुलिस वैन में रखती है और प्रदीप शुक्ला के अलावा चौकीदार को भी थाने लाती है। पुलिस का अनुमान यही था कि इतनी बड़ी रकम को लूटने में जरूर किसी बड़े गैंग का हाथ रहा होगा, लेकिन थाने में प्रदीप शुक्ला ने जो कहानी सुनाई उसे सुन दिल्ली पुलिस ने दांतों तले उंगली दबा ली। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रदीप ने 3 महीने पहले ही SIS में ड्राइवर की नौकरी ज्वाइनिंग की थी। उसकी ड्यूटी विकासपुरी ब्रांच से लेकर कंपनी के ओखला हेड ऑफिस तक थी। वहीं कभी कभी उसे ATM मशीनों में पैसे रखने वाली टीम के साथ भी भेज दिया जाता था। प्रदीप ने बताया कि उससे जितना काम लिया जाता उसके मुताबिक उसे सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन मजबूरी में उसे कम पैसों में वहां नौकरी करनी पड़ रही थी। प्रदीप के साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे, जिनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर मकान का किराया और घर का खर्च उसके वेतन से अच्छे से नहीं चल पा रहा था। इसलिए कभी कभी उसके दिमाग में विचार आता कि जो पैसे लेकर वह वैन में जाता है, अगर वह उसे मिल जाते तो उसकी पूरी जिंदगी ठाठ से कटती। लेकिन यह सिर्फ उसकी सोच थी, उसने पैसे लेकर भागने के बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन 26 नवंबर की अपराह्न 3:30 बजे श्रीनिवासपुरी की रेड लाइट के पास जब गनमैन विजय कुमार लघु शंका के लिए उतरा तो उस समय प्रदीप के मन में लालच जाग गया और ये लालच उसकी परिस्थितियां दिला रही थी। प्रदीप ने बिना किसी प्लानिंग के सारे पैसे गायब करने का विचार बना लिया और बिना किसी से कुछ बताए वहां से फरार हो गया। वहां से चलने के बाद उसे समझ ये नहीं आ रहा था कि वह इन पैसों को लेकर कहाँ जाए। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है, जो वैन के गार्ड विजय द्वारा किया जा रहा था। पहले तो प्रदीप उसका फोन नहीं उठाता, लेकिन बाद में उसने उसका फोन उठाया और कहा था कि मैंने गाड़ी को आगे लगा रखा है, और ये कहने के बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। उस समय उसकी वैन अभी भी श्रीनिवासपुरी में ही चल रही थी। प्रदीप सोच रहा था कि मुझे ऐसी जगह छुपना होगा जहां किसी को कुछ पता ही न चल पाए। फिर उसे सोचते हुए ओखला के एक चौकीदार के बारे में ध्यान आया, जो उसकी बीवी के किसी दूर का रिश्तेदार था, और प्रदीप ने वह वैन लेकर सीधे ओखला फेज 3 पहुंच गया, जहां रामस्वरूप नाम का वह चौकीदार वहां चौकीदारी कर रहा था। वहां पहुंचने के बाद प्रदीप ने उन्हें बताया कि इसमें कुछ पन्नी है और मैं इसे बनारस भेजना चाहता हूँ। इसे मैं आपके गोदाम में रख दे रहा हूँ और मैं इसे कल ले जाऊँगा। चूँकि रामस्वरूप प्रदीप को जानता था, इसलिए वह उसे मना नहीं कर पाया। जिसके बाद प्रदीप ने सारे संदूक गोदाम में रख दिए और चौकीदार को बिना कुछ पता लगाए एक संदूक को खोला और करीब 10,500 रुपये अपने पॉकेट में रख लिया। जिसके बाद वैन लेकर वहाँ से चल दिया। वैन से पीछा छुड़ाने के लिए वह गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास जा पहुंचा और वहीं पर उसने वैन खड़ा किया और वहां से फरार हो गया। प्रदीप ने वैन से पीछा छुड़ाने के बाद साथ लाए हुए पैसों से सबसे पहले अपने लिए एक सेट कपड़ा खरीदा,
एक ब्रांडेड घड़ी खरीदी और एक शराब की बोतल भी खरीदी और खुद को अमीर महसूस करते हुए उसने लगभग 4 राहगीरों को रास्ते में रोका और सभी को 1,000 रुपए दिए। कुछ लोगों ने यह सोचकर पैसे नहीं लिए कि वह पागल है या ये नोट नकली है, लेकिन प्रदीप ने जबरदस्ती उन्हें ये पैसे दे दिए और कहा कि वे इसका लुत्फ उठाए। और ये सब करने के बाद प्रदीप एक ढाबे पर पहुंच गया जहां से वह गोदाम लगभग पास में ही मौजूद था। ढाबे में पहुंचकर प्रदीप ने पहले चिकन ऑर्डर किया और शराब के साथ पूरे मन से उसका लुत्फ उठाया। ढाबे में की गई डिनर का बिल लगभग 500 रुपये से भी कम का आया था, लेकिन वह ढाबे के मालिक के पास पहुंचा और उसके पास जितने पैसे बचे थे उसने सारे पैसे यानी कि 2,500 रुपये ढाबे के मालिक को दे दिया और कहा कि वो इसे रख ले। और शायद यही वजह था कि प्रदीप की इस हरकत से ढाबे के मालिक ने उसका चेहरा याद कर लिया। वहीं प्रदीप ने ढाबे से डिनर करने के बाद गोदाम पर पहुंचा और वहीं पर सो गया। खैर, इसके बाद की कहानी तो मैं आपको सुना ही चुका हूँ कि आखिरकार कितनी मशक्कत से पुलिस प्रदीप तक पहुँचती है। प्रदीप के बयान के अनुसार उसने बताया कि इस चोरी में उसके अलावा और कोई भी शामिल नहीं है, तो पुलिस उन सारे संदिग्धों को भी छोड़ देती है जिन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। वहीं इसके अलावा दिल्ली पुलिस केस से जुड़े सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करती है ताकि केस को मजबूत बनाया जाए, जिसके बाद प्रदीप को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस केस से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपके और हमारे दिमाग में चल रहा होगा, और वो ये कि क्या सच में प्रदीप ने इस घटना को अकेले अंजाम दिया होगा या फिर इसमें कुछ और लोगों की भी मिली भगत रही होगी जिन्हें पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। इसके बारे में ज़्यादा बोलना भी मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि कानून के फैसले पर तर्क करना या तर्क देना शायद मेरे हिसाब से कानून का अपमान होगा। खैर दोस्तों, इस केस में हमने देखा कि प्रदीप ने अपनी परिस्थितियों से पीछा छुड़ाने के लिए कैसे गलत रास्ते का इस्तेमाल किया और उसके साथ भी वही असर हुआ जो हर एक अपराधी के साथ होता है। लेकिन दोस्तों, 2015 की यह घटना उत्तरी भारत की ऐसी रॉबरी है जिसे ना तो इससे पहले और ना ही इसके बाद किसी एक अकेले बंदे ने पूरे 22.5 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम को एक साथ गायब कर दिया हो। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इससे जुड़ा यदि आपका कोई सवाल हो या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं लौटूंगा किसी और नई कहानी के साथ।